हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न। आज हम इंडियन एक्सप्रेस अखबार को पढ़ेंगे यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का दिन में पहला एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है, जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल, उस पे जो इंडिया का इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो इंक्रीज हो गया 87.3% के लिए। देखिए, लास्ट ईयर 2021-22 तक जो है इंडिया 85.5% क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करती थी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। अब 87.3% इम्पोर्ट करती है, माने नंबर बढ़ा है। ये तब बढ़ा है डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स, जब हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी और भी इलेक्ट्रिसिटी, ई व्हीकल्स इसे प्रमोट करने जा रहे हैं, उसके बावजूद ये नंबर बढ़ा है। इसलिए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इंडिया ने टारगेट किया था कि 2022 तक हम लोग इस डिपेंडेंस को घटा के 67% तक ले आएंगे, जो कि 77% था 2013-14 में, पर इनफैक्ट ये बढ़ गया। तो ये डेटा का जानकारी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए कि हम लोग क्रूड ऑयल इतना ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, 87.3%। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर ये भी है कि रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम रशिया का डिस्काउंटेड जो ऑयल प्राइस है, उसके वजह से हम लोग जो सौर ऑयल होता है, जिसमें कि आप समझ लो सल्फर ज़्यादा होता है, सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है, वो रशिया से हम लोग इम्पोर्ट करने लगे हैं। सौर ऑयल होता है जिसमें सल्फर ज़्यादा होता है, इसका रिफाइनिंग का कॉस्ट थोड़ा हाई होता है। रिफाइनिंग कॉस्ट इज ऑल्सो हाई, बट वो हम लोग इग्नोर करके हम लोग ये ऑयल मंगा रहे हैं क्योंकि चीपर मिल रहा है। उसके अलावा जो स्वीट ऑयल होता है, जिसका सल्फर कंटेंट कम होता है, इसका रिफाइनिंग ईजी होता है, वो हम लोग के पेट्रोलियम मिक्स का सिर्फ 23% है, और ये वाला जो है सल्फर वाला, वो हम लोग के 77% मिक्स में आता है। बाकी जानकारी इसमें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये दो डेटा आपको समझ में आना चाहिए। फिर एक सेकंड आर्टिकल ये है कि फैक्ट चेक यूनिट, आपको पता होगा कि हम लोगों ने आईटी रूल्स में अमेंडमेंट करके एक फैक्ट चेक यूनिट बनाने का प्रोविजन दिया था, जो जो गवर्नमेंट के खिलाफ ऑनलाइन जो भी फेक न्यूज होंगे उनको आइडेंटिफाई करेगा और इंटरमीडिएट्स को बोलेगा उनको टेक डाउन करने के लिए, ताकि उनका सेफ हार्बर, जो लीगल इम्यूनिटी है अगेंस्ट थर्ड पार्टी कंटेंट, उनका बना रहे। ऐसा रूल का प्रोविजन। अब इस पे क्या है, कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने बोला इस वजह से सटायर और पैरोडी जो है, इन पे ही फर्क पड़ेगा कि इनको भी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि उनके ऊपर सटायर बनाए गए, क्योंकि ऐसा पास्ट में भी हो चुका, अपने जानते हैं। तो इस रूल को चैलेंज किया गया, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब ये विशेष विषय को सुना, तो उन्होंने माना कि ये प्ली को मेंटेन किया जा सकता है, माने उसको सुना जा सकता है गहरी बात समझने के लिए, क्योंकि ये आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसको वायलेट करता है, उसको चैलेंज करता है। तो पिटिशनर को कोई लोकस स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है। तो इसमें आप एक और लोकस स्टैंडर्ड वाला कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर सकते हो पॉलिटी के अंदर। लोकस स्टैंडर्ड मतलब कि आप उस फंडामेंटल राइट के अंदर पिटिशन फाइल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो आइडिया सिंपल सी बात है। तो ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए। प्लस फैक्ट चेक यूनिट के बारे में आपको हल्का अवेयरनेस होना चाहिए, क्या चीज़ है, कौन सा रूल, आईटी रूल्स, किस रूल के अंदर ये बात आया था। उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा डिटेल है कुछ मत पढ़िए, जब इसका डिसीजन आएगा या इस पर कुछ और डिटेल अपडेट आएगा तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, अदरवाइज नॉट इम्पोर्टेंट। अब इंडियन एक नेवी था, आपको पता है, इंडियन नेवी शिप, वो सूडान के पोर्ट में पहुंच गया था लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए, और सिमिलरली 500 इंडियन लोग जो है वो पोर्ट पहुंच गए वहां से इवैक्यूएट होने के लिए। तो जस्ट एक अपडेट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही चीज समझने लायक है इस पूरे आर्टिकल में, सुल्तान इवैक्यूएशन वाला, कि इंडिया ने जो मिशन लॉन्च किया है लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए, उसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन का नाम पता होना चाहिए, मैं इस द कॉलम में पूछ सकता आपसे, तो ऑपरेशन कावेरी क्या चीज है, तो आपको पता होना चाहिए सुदान से लोग, इंडियंस लोग को इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन कावेरी बनाया गया। पेज नंबर 6 में एक रेलिवेंट आर्टिकल लगा, पीएम की मन की बात, एक मंथली ऑडियो ब्रॉडकास्ट है, जो लास्ट संडे ऑफ एवरी मंथ अक्टूबर 3, 2014 से ब्रॉडकास्ट किया जाता है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये प्रोग्राम जो है पिछले 8 सालों के अंदर 100 करोड़ लोगों तक पहुंच गया है। 23 करोड़ लोग जो है इस प्रोग्राम के रेगुलर व्यूअर्स हैं, और 41 करोड़ और जो है वो ऑकेजनल ऑडियंस है। तो ये डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि समझना होगा, देखिए, जो गवर्नमेंट का आउटरीच होता है, कि गवर्नमेंट अगर कोई भी प्रोग्राम स्कीम निकाल रहा है, तो बहुत बार उसका अवेयरनेस पहुंचाने में काफी दिक्कत होता है। तो एज एन आउटरीच वी कैन सजेस्ट इन आवर क्वेश्चंस, अगर आप अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं लोगों का, वी कैन यूज प्लेटफॉर्म लाइक मन की बात, जहाँ पे हम लोग अच्छे अच्छे प्रोग्राम का और इंडिया में इनिशिएटिव्स का, इनोवेशंस का, जो ऑलरेडी मन की बात करता है, वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। आपके मेंस के आंसर का सजेशन बन सकता है एट टाइम्स। और कभी ऐसे आता है तो मन की बात, या फिर जनरल स्टडी से कोई क्वेश्चन आया आउटरीच के ऊपर, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव के ऊपर, जहाँ पे सिटीजन एंगेजमेंट को इंक्रीज किया जा सकता है, क्योंकि देखिए मन की बात में वो लोग सिटीजन द्वारा लिए गए इनिशिएटिव को भी प्रमोट करते हैं। तो सिटीजन इनिशिएटिव को भी अगर इंक्रीज किया जा सकता है, तो मन की बात का उसमें बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। तो उसमें भी आप कोट कर सकते हो, एथिक्स के एग्जाम्पल में भी ये कोट किया जा सकता है इस तरह से। तो ये कुछ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट रहेगा, आपको लगेगा ये रिलेवेंट है, बट ये काफी रिलेवेंट चीज है, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। फिर एडिटोरियल पेज में आज कोई रिलेवेंट आर्टिकल है नहीं, वर्ल्ड पेज में भी आज कोई रिलेवेंट आर्टिकल नहीं है। इकोनॉमी पेज में एक दो इंपॉर्टेंट अपडेट ये है, देखिए, कई सारे ई बेटिंग कंपनीज है। ई बेटिंग कंपनीज माने जो ऐप के माध्यम से ऑनलाइन जो है बेटिंग करवाती है लोगों को। ऐसा आइडेंटिफिकेशन से पता चला है कि इन लोग टैक्स इवेड करती है, टैक्स इवेड यानी कि जीएसटी। तो इन लोग क्या गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड ही नहीं है,
दे आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एज ए सप्लायर ऑफ OIDAR यानी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज की तरह उनको रजिस्टर करना पड़ता है जीएसटी के अंतर्गत, और उन्होंने रजिस्टर ही नहीं किया है, तो उसकी वजह से टैक्स इवेड किया जा रहा है कई सारे बेटिंग कंपनीज। ये एक इशू है। तो ये एज ए टैक्स इवेजन का कोई क्वेश्चन आता है कि टैक्स इवेजन कैसे हो रहा है, गवर्नमेंट उसको कैसे ओवरकम कर सकती है, उसमें एज एन इशू आप इसका एग्जांपल लिख सकते हो ई बेटिंग कंपनीज का। तो ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए। लेकिन जैसा आपको पता है लॉजिस्टिक जो है इकोनॉमी के अंदर आता है, तो वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है जिसका रैंकिंग अभी आया है, तो इंडिया 6 प्लेस पॉजिटिवली मूव किया है। 2014 में इंडिया 54 रैंक पे था, 2018 में इंडिया 44 रैंक पे था, अभी 2022 के हिसाब से इंडिया 38 रैंक पे है। तो ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है इंडिया के लिए। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया। तो पहला है पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव, इसके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। फिर नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी इंडिया 2022 में लॉन्च किया लास्ट माइल डिलीवरी इंश्योर करने के लिए, ये रिसेंट इनिशिएटिव्स है। फिर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है 139 कंट्रीज को कवर करता है। इंडिया का जो रैंकिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर में 47 है, इंटरनेशनल शिपमेंट में 22 है, लॉजिस्टिक कॉम्पिटेंस एंड इक्वालिटी में 48 है। ये सारे बातें आपको जानकारी होनी चाहिए, बेसिक डेटा है, इकोनॉमिक्स में कहीं भी कोट कर सकते हो आप, उस हिसाब से ध्यान रखिएगा। अब आपको पता है एक बैड बैंक हमारे पास है, इसका नाम है NARCL यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो ये NARCL जो है इसका अभी तक टोटल इन्होंने मार्च 2023 तक 21,000 करोड़ का स्ट्रेस्ड लोन को एक्वायर कर लिया है, उसको रीमैनेज करने के लिए, रीऑर्गेनाइज करने के लिए, ताकि वो स्ट्रेस को रिजॉल्व किया जा सके अर्ली से अर्ली टाइम में। अब इसमें आपको दो तीन जानकारी होना चाहिए कि NARCL क्या है। एक बैड बैंक है जिसको सेटअप किया गया था टू रिजॉल्व स्ट्रेस्ड लोन्स इन द बैंकिंग सिस्टम, ये पहला बात हो गया। फिर इसी आर्टिकल में कहीं ना कहीं IDRCL के बारे में मेंटेन किया गया है। तो IDRCL की एक सर्विस कंपनी है जो मैनेज करता है एसेट को और इंगेज करता है मार्केट प्रोफेशनल के संग और टर्न अराउंड एक्सपर्ट्स के संग, ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए। फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या होता है, इसका आपको अवेयरनेस होना चाहिए। अब आते हैं एक्सप्लेन पेज में। देखिए हर बार की तरह एक्सप्लेन पेज बहुत अच्छा दिया है आज भी। तो इसमें क्या है, पिछले एक हफ्ते में 2-3 इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ। पहला वाटर बॉडी सेंसस के ऊपर, तो उसके ऊपर ये एक्सप्लेन सीरीज दिया है। इसमें कुछ रिलेवेंट बात मैंने हाईलाइट कर दिया है। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है वाटर बॉडी सेंसस के बारे में, तो ये आर्टिकल आप रिवाइज कर लोगे तो वो काम हो जाएगा। इसका PDF मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा इस पेज का, आप लोग रेफरेंस के लिए, तो आप लोग फॉलो कर सकते हो। फिर देखिए यहाँ पे आर्मेनियन जीनोसाइड के बारे में आर्टिकल दिया है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बट आपको खाली एक दो लाइन में पता होना चाहिए कि आर्मेनियन जीनोसाइड में क्या हुआ, उसके लिए मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया आर्टिकल, आप पढ़ सकते हो। फिर इंडिया में यूरिया का यूज को कम करने के लिए बहुत सारे अथाह प्रयास किए गए, पर वो कम नहीं हुआ, सारे उपन्यास फेल हो गए इंडिया में आने के बाद। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है, कुछ रेलिवेंट बात मैंने हाईलाइट किया, आप डेफिनेटली पढ़िए। क्यों यूरिया जो है उसका यूज कब नहीं हो पा रहा है और क्या डेटा है, यूरिया यूज क्यों बढ़ रहा है, उसको सॉल्व करने का क्या मेथड है हमारे पास, ये कुछ बात मैंने हाईलाइट कर दी, उसको भी डेफिनेटली आप रीड कर दी। ये दो आर्टिकल खासकर यूरिया वाला और ये वाटर बॉडीज वाला, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। फिर चीटा क्यों मर रहा है उसके ऊपर आर्टिकल है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पर आपको पढ़ना है तो रीजन फॉर डेथ और अवेलेबल सॉल्यूशन आप रीड कर सकते हो, आपका टाइम है तो, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस आज के अखबार में पढ़ने लगे ये सब मुद्दा था। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।